गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के बारे में बात किए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल। ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा ओपन चैनल फ्लो का, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, 4 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, 5वां लेक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे ओसीएफ में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होते क्या है। तो हेडिंग डालो मोस्ट इफिशिएंट एंड मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, ठीक है। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, इफिशिएंट का भी टर्म आया है, इकोनॉमिकल का भी टर्म है, दोनों का मतलब समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। अ चैनल इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इफिशिएंट। A channel is considered to be most efficient, if it can pass किससे पास? चैनल से पास। मैक्सिमम डिस्चार्ज कीपिंग रफनेस कोफिशिएंट N and C, comma, and keeping roughness coefficient N and C, comma, weighted area, इतनी बातों को ध्यान रखना है। weighted area and bed slope S0 and bed slope S0, ठीक है। इनको आपको मेंटेन करना है, मतलब ये बदलना नहीं चाहिए। कीप का मतलब होता है कीपिंग कांस्टेंट, यहाँ पे है दैट इज कीपिंग कांस्टेंट रफनेस कोफिशिएंट। इनको चेंज नहीं करना, ये कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो क्या क्या नहीं बदलेगा? वेटेड एरिया C, जो भी चीज़ी कांस्टेंट C होगा, एन रफनेस कोफिशिएंट मैनिंग्स का है, और जो बेड स्लोप है, ये सारी चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज, पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं मैनिंग्स के अकॉर्डिंग 1/n r की पावर 2/3 और s की पावर 1/2। क्लियर? चलो डिस्चार्ज लिखते हैं। इसने बात किया था चैनल इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इफिशिएंट व्हेन द डिस्चार्ज कैन बी मैक्सिमम। डिस्चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, तो Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है, और एरिया की जगह पे एरिया लिख सकते हो, वेलोसिटी की जगह पे 1/n r की पावर 2/3 और s की पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये 1/2 है, 1/2। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे r की जगह पे भी मेंशन करते हैं डिस्चार्ज Q इक्वल टू दैट इज A/n r की पावर 2 दैट इज A/p की पावर 2/3 इंटू S0 की पावर 1/2। दैट्स क्लियर। अब एक काम करते हैं, एरिया को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्चार्ज इक्वल टू ये की पावर कितना है? ये की पावर 1 है, 1 + 2/3 करोगे तो 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 डिवाइड बाई n, रफनेस कोफिशिएंट n इंटू 1/p की पावर 2/3 इंटू S0 की पावर 1/2। ये एक इक्वेशन निकल के आपकी आती है। तो देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, जैसे एरिया कांस्टेंट रखना पड़ेगा जो वेटेड एरिया है, n कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और s की वैल्यू भी क्या रखनी पड़ेगी? कांस्टेंट, क्योंकि फॉर गिवन चैनल आपका S0 क्या होगा? फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। तो डिस्चार्ज यहाँ से निकल के आता है कि जो डिस्चार्ज है दैट इज डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, ये सब कांस्टेंट हो गया, S0 भी कांस्टेंट हो गया, डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर 2/3 निकल के आ जाता है।
दैट्स क्लियर। चल आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ये तो रिजल्ट आपका निकल के आ गया 2/3, 1 की पावर 2/3 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम क्यू, फॉर मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक मैक्सिमम क्यू। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए पेरीमीटर शुड बी मिनिमम, पेरीमीटर दैट इज फॉर मैक्सिमम क्यू, पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। ये कैसे पता चला? देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान दो। यहाँ पे जो डिस्चार्ज आप निकाल के ला रहे हो, यहाँ पे पेरीमीटर डिनोमिनेटर में है, मतलब अगर मैं पेरीमीटर को कम करूँगा तभी डिस्चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चल तो बात कर लेते हैं, पेरीमीटर शुड बी दैट इज़ मिनिमम। देखिए मिनिमम जो निकल के आया, ये आपका जो पेरीमीटर जो मिनिमम निकल के आएगा, इसको मोस्ट इकोनॉमिकल बोलेंगे। क्यों मोस्ट इकोनॉमिकल बोलेंगे, इस बात को समझ लेते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है। और जो डिस्चार्ज मैक्सिमम निकल के आ रहा है, ये मोस्ट इफिशिएंट निकल के आ जाएगा, मोस्ट इफिशिएंट, ये मोस्ट इफिशिएंट निकल के आए। अब मोस्ट इकोनॉमिकल क्यों है, सारी बातें समझते हैं। देखो डिस्चार्ज मैक्सिमम मिल जाएगा, इसका मतलब इफिशिएंट हो जाएगा, और जो पेरीमीटर मिनिमम निकल के आएगी तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैनल के आसपास हम लोग लाइनिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं साइड से, ठीक है। तो अगर लाइनिंग करते हैं तो उसमें पैसा लगता है, तो जितना कम पेरीमीटर होगा उतना कम पैसा लगेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोस्ट इकोनॉमिकल। डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा तो मोस्ट इफिशिएंट हो जाएगा। दोनों बातों का मतलब डिफरेंट है, लेकिन दोनों को समझ सकते हो एक दूसरे से रिलेट करा के। चलो एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन इसको दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चल इस बात को समझने के लिए, इफ पेरीमीटर इज मिनिमम, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, इफ पेरीमीटर इज मिनिमम, इफ पेरीमीटर इज मिनिमम, देन कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, देन कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, लाइनिंग समझते हो, जो कंक्रीटिंग करते हो या टायर लगाते हो या मशीनरी करते हो, तो पक्की जो नहरें होती हैं ना, उसको लाइनिंग बोलते हैं। देन कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इज वेरी लेस, देन कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इज वेरी लेस, विच इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, विच इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर in cost of construction, in cost of construction, जो हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, hence channel is most economical, hence channel is most इकोनॉमिकल, चैनल इज मोस्ट इकोनॉमिकल, क्लियर। चैनल क्या हो जाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल, क्योंकि पेरीमीटर कम है, जाहिर सी बात है। सपोज दैट कि ये एक पेरीमीटर मैंने ये बनाया, ठीक, और एक पेरीमीटर मैंने ये बनाया, ठीक। तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि ये सारी चीज़ें, ये पेरीमीटर होती है, वेटेड पेरीमीटर होती है। तो इसमें आपको कंक्रीटिंग करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा पेरीमीटर होगा उतना ज़्यादा कंक्रीटिंग साइड में करना पड़ेगा। जितना कम पेरीमीटर होगा, डिस्चार्ज आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो जितना कम पेरीमीटर होगा उतना कम कंक्रीट लगेगा। तो पैसा डिपेंड कर जाता है कि कंक्रीटिंग पे, ये जो भी आप उसमें लाइनिंग कर रहे हो, ठीक है। चल नेक्स्ट बात यहीं पे मेंशन करते हैं, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन का ये निकल के आता है, इफ पेरीमीटर इज मिनिमम, इफ कैसे हमारा पेरीमीटर अगर कम से कम होगा तो खास बात ये कि डिस्चार्ज मैक्सिमम कैसे मिलेगा, बिकॉज आप जितना कम पेरीमीटर होगा उतना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो इफ पेरीमीटर इज मिनिमम for a given area, then resistance from sides, जो साइड का रेजिस्टेंस होता है, and bottom will be very less, and bottom will be very less,
बॉटम विल बी वेरी लेस। अगर पेरीमीटर कम होगा तो बॉटम से रेजिस्टेंस, साइड से रेजिस्टेंस बहुत कम निकल के आएगा। हेंस वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम। हेंस वेलोसिटी एंड discharge, hence velocity and discharge will be maximum, hence velocity and discharge will be maximum, ठीक है। hence the most efficient section is, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे स्पेस है, यहीं पे लिख देता हूँ, hence most efficient section, hence most efficient section is the most economical और वाइस वर्सा। ये बात उल्टा भी ट्रू है, मतलब अगर कोई चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल है, ठीक है, वाइस वर्सा। अगर कोई चैनल आपका मोस्ट इकोनॉमिकल है तो मोस्ट इफिशिएंट होगा, मोस्ट इफिशिएंट है तो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब जल्दी से एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम लोग उठाते हैं अपने एक चैनल को, जैसे रेक्टेंगुलर चैनल होगा, ट्रेपेजॉइडल चैनल होगा, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलो अब रफ करते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमको मोस्ट एफिशिएंट प्रूफ करना है, क्या कंडीशंस निकल के आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग चलो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड विद द है कि रेक्टेंगुलर चैनल का डेरिवेशन करना है, ठीक है। चल सबसे पहले एक्सप्रेशन हमको जो निकालना है, मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन, दिस इज वन मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल, और बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, आर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन। सपोज दैट कि आपको जो चैनल मानना है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ जो है मैं लिख देता हूँ, दिस इज कैपिटल बी आपने माना है। ये वाटर का फ्री सरफेस लेवल है,
ठीक है। ये वाटर का आपका फ्री सरफेस लेवल है, ये वाटर का फ्री सरफेस लेवल है जिसकी डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से वही है। अगर हॉरिजॉन्टल चैनल है तो इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी वही डेप्थ ऑफ सेक्शन के बराबर होगी। क्लियर? चलो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दो। ओके चलो, सबसे पहले आप बताओ, इस रेक्टेंगुलर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर लेट्स दैट इज बी इज द width of rectangular channel, ठीक है। y is depth of flow, या इसको नॉर्मल डेप्थ भी बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो और नॉर्मल डेप्थ बराबर हो जाएगा बिकॉज ये चैनल आपका यूनिफॉर्म फ्लो का केस है, नॉर्मल डेप्थ, ठीक है। चलो बताओ एरिया कितना लिख पाओगे। एरिया जो हो जाता है वो लेंथ इंटू क्या होता है, विड्थ होता है रेक्टेंगल का, इंटू विड्थ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका या तो एक काम कर सकते हो एल क्रॉस भी होता है, बट यहाँ पे आपको जो एरिया लेना है वो ऐसा इसके परपेंडिकुलर पानी फ्लो करता है, तो आपको जो एरिया लेना पड़ेगा रेक्टेंगल का वो विड्थ इंटू डेप्थ लेना पड़ेगा। लेंथ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। लेंथ तब आता है जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो LBH लगाते हैं, तो विड्थ इंटू जो हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो B है और डेप्थ इसकी जो है वो विड्थ है, ठीक है। चल एरिया निकल गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो एरिया हो गया, पेरीमीटर निकालते हैं, वेटेड पेरीमीटर दैट इज P कैसे निकालोगे। वेटेड पेरीमीटर देखो क्या क्या आएगा, ये आएगा वेटेड पेरीमीटर है, ये वेटेड पेरीमीटर है, ये वेटेड पेरीमीटर है। इधर कोई वेटेड पेरीमीटर नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई चैनल का क्रॉस सेक्शन ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, जो भी बाउंड्री है ये बाउंड्री है। तो देखो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, दिस इज द डेप्थ, तो दैट इज y प्लस b हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, दैट इज b प्लस y। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा b प्लस 2y, ठीक है। दिस इज द पेरीमीटर। ये इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट इफिशिएंट चैनल के लिए पेरीमीटर शुड भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को फिर हम मेंशन कर देते हैं। एक काम करते हैं, जहाँ पे आपके पास इक्वेशन ये दी गई है यहाँ से एक काम करते हैं, बी को रिप्लेस करते हैं, बी इजकल टू एरिया अपान क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो। बी इजकल टू हो जाएगा एरिया अपान डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग, क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज़ आपकी वेरी हो रही है तो डिफ्रेंशिएट अगर आप करना चाहते हो तो हमेशा एक टर्म में करते हैं, 2 टर्म में नहीं कर पाते हैं। अगर 2 चीज़ें वेरिएबल होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो एक काम ये करते हैं, हमारे केस में आपको पता है एरिया फिक्स है, लेकिन डेप्थ बदलेगी और सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो एरिया फॉर गिवन एरिया, इसीलिए मैं ए को यहाँ पे कांस्टेंट मानूंगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ बी इजकल टू ए अपान वाई पुट कर दूँ, तो पेरीमीटर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा जा सकता है, पेरीमीटर इजकल टू बी प्लस 2y, ये लिख सकते हो। b की जगह पे आप पुट कर सकते हो a अपान वाई, दैट इज a अपान वाई दैट इज प्लस 2y। तो ये इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 से आया, मैं फ्रॉम 1 से पुट किया, b इजकल टू एरिया अपान डेप्थ हमने पुट कर दिया फ्रॉम 1 से, ठीक है। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन से हमने पुट कर दिया इसको। फिर आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर a अपान हमने क्या लिख दिया, y। ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है फॉर अ गिवन एरिया, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमें इसको फॉर अ मोस्ट इफिशिएंट या इकोनॉमिकल चैनल के लिए अगर बात करें, फॉर मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, इकोनॉमिकल चैनल पेरीमीटर शुड बी मिनिमम, पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। क्या होना चाहिए, पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। अगर पेरीमीटर मिनिमम है तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा। हम लोग क्या पढ़ते थे, किसी भी चीज़ को मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना। जैसे कर्व बना के बताता हूँ, सपोज दैट ये कर्व है, इस कर्व में या तो ये ग्राफ बन सकता था या तो ये ग्राफ ये बन सकता था।
ये तो मैक्सिमा पॉइंट हो जाता है और यहाँ पे भी थीटा 0 होता है, मिनिमा पॉइंट जो होता है यहाँ पे भी थीटा 0 होता है। और थीटा होता क्या है, स्लोप होता है। तो dy/dx ही तो एक तरीके का स्लोप होता है, dy/dx। तो इसी को हम लोग 0 कर देते हैं। क्यों 0 करते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमा पॉइंट होता है, जहाँ पे मिनिमम होता है, जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा होता है, वहाँ पे आपको स्लोप क्या मिलेगा, 0, अगर टेंजेंट आप खींचोगे। और dy/dx हमको स्लोप ही बताता है। इसीलिए फॉर मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं dp अपान तो यहाँ पे शुड बी मिनिमम, पेरीमीटर शुड बी मिनिमम, तो dp/dy को क्या लिखा जा सकता है, 0। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को डेराइव करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3। यहाँ से आओ, dp/dy करना है तो dp/dy जब आप करोगे, dp/dy ये कितना निकल के आएगा, दैट इज़ a, और 1/y का जो डिफ्रेंसिएशन होता है -1/y² होता है, तो -1/y²। अब इसको ना पता हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज दैट आपको y = x⁴n का डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx ऑफ n करना है, तो ये आ जाता है nx⁴n-1। अब आप देख लो, ये आपके पास जो y है, ये y ऊपर जाएगा, तो y आ जाएगा, ये ay⁻⁻1 आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ये हो जाएगा y मान लो, तो d/dy करोगे तो ये आ जाएगा nx⁴n, तो -a आ जाएगा, -1 पहले आ जाएगा, और y⁻−1 n-1, जो n की वैल्यू -1 है, n की वैल्यू -1 है और -1 कर दिया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -ay²। उसी को मैंने 1/y² लिख दिया, -² है, नीचे पावर लाओगे तो प्लस की y² हो जाएगी, तो वही चीज़ लिखी गई। तो ये डिफ्रेंसिएशन का एक छोटा फार्मूला होता है कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो dy/dx nx⁴n-1 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, नहीं भी पता होगा तब भी क्लियर। चल, अब यहाँ पे है 2y, तो +2y, यहाँ पे y⁻1 है, तो फार्मूला क्या लगाओगे, 1 × x⁻, मतलब y⁻n-1, 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, तो y⁻0 हो जाएगा, तो y का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो इसको पुट कर दो 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -a/y² = -2, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा a = 2y², और एरिया की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, b × y। ठीक है, एरिया की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ b/y, दैट इज़ b × y, दैट इज़ 2y²। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b = क्या निकल के आ जाएगा, 2y। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आपके सामने आ गया। अगर b = 2y निकल के आ गया, तब आप पेरीमीटर भी बता सकते हो, एरिया भी बता सकते हो। ठीक है, एरिया आप वैसे क्या लिख रहे थे, एरिया लिखते थे आप क्या, या इसको एक साथ लिख देते हैं तो बेटर रहेगा। कुछ ज्योमेट्रिक पैरामीटर हैं जिनको एक साथ लिखूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी पे हेडिंग बना लेते हैं यहीं पे साथ में ही, दैट इज़ ज्योमेट्रिक पैरामीटर। तो ये तो रिजल्ट प्रूफ हो गया, यहीं पे लिख देता हूँ, सारे पैरामीटर एक साथ आ जाएंगे। ज्योमेट्रिक पैरामीटर, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैरामीटर, सबसे पहले जो भी पैरामीटर आपका निकल के आया, जैसे सबसे पहले एरिया लिखते हैं, दैट इज़ एरिया, एरिया दैट इज a = b × y होता है, और आपने पढ़ रखा है b = 2y। तो एक काम करते हैं, मोस्ट इफिशिएंट चैनल में आप क्या करोगे, b की जगह पे 2y पुट करोगे, तो यही रिजल्ट 2y × y करोगे, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा एरिया = 2y²। क्या निकल के आ गया, 2y²। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हम लिख रहे हैं, दैट इज सेकेंड रिजल्ट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर आपने पढ़ रखा है p, दैट इज पेरीमीटर, दैट इज p, दैट इज b + 2y। ठीक है, और दूसरी बात है, यहाँ पे आपने ये निकाल लिया, तो आपके पास b = एक रिलेशनशिप और पता है क्या, b = 2y, तो आप ये 2y पुट कर सकते हो +2y, तो ये आपका पेरीमीटर निकल के आ गया 4y के बराबर। नेक्स्ट रिजल्ट जो आपका निकल के आता है, टॉप विड्थ। थर्ड रिजल्ट है टॉप विड्थ, इसको डिनोट करोगे किससे, t से। टॉप विड्थ b के बराबर ही आएगा, देख सकते हो ना, जो भी आपका b यहाँ पे वही टॉप विड्थ ऊपर भी रहेगी चैनल की। तो इस तरीके से जो टॉप विड्थ निकल के आती है वो भी आपकी t, और इसको लिखा जा सकता है 2y के बराबर। तो एक और रिजल्ट पता चल गया कि आपका टॉप विड्थ जो निकल के आएगा इसी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, फोर्थ, r = a/p। एरिया आपके सामने है क्या, अभी आपने निकाला 2y², और पेरीमीटर है 4y, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 टूट जा,
y से y कैंसिल, ये y/2 निकल के आ जाएगा। तो एक और रिजल्ट पता चल गया कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होती है वो आपके इन मोस्ट इफिशिएंट चैनल वो डेप्थ का कितना होता है, हाफ होता है। तो ये भी एक रिजल्ट पता चल गया, ठीक है। एक और रिजल्ट पता करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात करते हैं। तो ये पैरामीटर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ ये तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ LC। LC कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है एरिया बाई टॉप विड्थ होता है, A/T होता है। एरिया आपके सामने है 2I² और टॉप विड्थ आपके सामने निकाला 2y, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये y के बराबर आ जाएगा, y से y कैंसिल। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपको पता चल गई। अब आते हैं फ्रॉड नंबर पे, तो 6 पॉइंट निकल के आता है फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर लिखोगे V/LC × G लिखते थे। तो जो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे चाहो तो आप डिस्चार्ज अपान एरिया लिख सकते हो, तो डिस्चार्ज अपान एरिया, एरिया की जगह पे 2I² लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज अपान 2I² लिख सकते हो। LC की जगह पे प्रूफ किया है y × G, ये रिजल्ट आपका हो जाता है। इतने सारे पैरामीटर आपको निकाल के मैंने दे दिए, ठीक है। खास बात यह है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू आपने कितनी निकाली, y/2, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या क्या मिल गए, सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे मिल गए। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और सारी इंपॉर्टेंट बातों। आगे बात करते हैं अब। तो इस तरीके से ये G × Y है, ध्यान रखिएगा, Y × G बोल दो या G × Y, पहले इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लें क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बातें निकल के आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट, उसको भी नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ बात बतानी है डायग्राम से ही। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे रिलेटेड कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। चल एक नोट पॉइंट करके मेंशन करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल नोट ये है, ये पूछ सकता है, ठीक है। नोट कह रहा है फॉर अ गिवन एरिया, मतलब एरिया फिक्स है, फॉर अ गिवन एरिया, फॉर अ गिवन एरिया सेमी सर्कुलर सेक्शन, सेमी सर्कुलर सेक्शन is having a minimum perimeter, so having a minimum perimeter। अगर मैं किसी सर्किल को इसके अंदर इंस्क्राइब करूं तो एक सेमी सर्किल आएगा, दूसरे कलर से डिनोट करूंगा तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेमी सर्किल को इंस्क्राइब कर दूं, सेमी सर्किल समझते हो जिसको, ये है सेमी सर्किल, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी रेडियस जो निकल के आएगी वो y के बाद थोड़ा सा डीप कर दिया है, चैनल को थोड़ा सैलो बनाना चाहिए था हल्का सा समझने के लिए, बस इतना कर देते हैं। आपने अगर बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग समझ में आया ताकि इसकी रेडियस समझ में, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं सेमी सर्कल को इंस्क्राइब करूँगा तो उसकी रेडियस तो बराबर होती है, तो ये साइड सब बराबर होगी, ये y है, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो वही है लिखा हुआ, फॉर अ गिवन एरिया सेमी सर्कुलर सेक्शन इज हैविंग अ मिनिमम पेरीमीटर। तो यहाँ से ये सेमी सर्कुलर अगर इंस्क्राइब करते हैं
तो सबसे कम यहाँ पे मिनिमम पेरीमीटर आपको मिलेगी। देख सकते हो जो पेरीमीटर ये पहले इतनी ज़्यादा थी वो यहाँ से थोड़ा सा कंसाइज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या मैं बता देता हूँ, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस B=2y याद रखना, बाकी सब बना ले जाओगे। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आता है ये R निकल के आता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार R का जो टर्म है ना वो आपने अभी लिखा y/2 और y को आप क्या लिख सकते हो, b के टर्म में कई बार एग्जाम में ES में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है, y को लिखा जा सकता है b/2 और 1/2 पहले से है, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाता है दैट इज़ b/4। तो कई बार एग्जाम में जानते हो क्या पूछा है कि एक चैनल है जिसका मोस्ट इफिशिएंट है और उसकी विड्थ दे रखा है और विड्थ को दे रखा है और बोला मान ले विड्थ 5 मीटर है और आपसे कहा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बताओ, तो 5/4 1.25 आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली रिजल्ट पता नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता है तो एरिया लिख ले जाओगे, एरिया लिख लोगे तो फिर वेटेड पेरीमीटर लिख जाओगे, P=B+2y, ओके। B की जगह पे 2y लिख लोगे, 4y हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी लिख ले जाओगे, उसके बाद में टॉप विड्थ भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी लिख सकते हो, तो सारे पैरामीटर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा दैट इज़ रिलेटेड विद द, जब हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ट्रेपोजॉइडल चैनल की। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं और मेंस एग्जाम में उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आएगा वो हमारा रहने वाला है दैट इज़ रिलेटेड विद द ट्रेपोजॉइडल चैनल। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस अच्छे से करना होगा आपको। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ये सारी कंडीशन जो वैलिड है ना, ये मोस्ट इफिशिएंट और इकोनॉमिकल के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि B=2 हर जगह लगा दे रहे हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आने वाला है दैट इज़ रिलेटेड विद द मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजॉइडल चैनल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेकेंड है मोस्ट इकोनॉमिकल, दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट इफिशिएंट are most efficient trapezoidal channel ठीक है। ट्रेपोजॉइडल की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ओके। चल सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रेपोजॉइडल सेक्शन को बना लेते हैं, फिर आगे डेराइव करते हैं, ठीक है। ये है आपका ट्रेपोजॉइडल चैनल, ठीक। स्लोप लगभग मैंने कोशिश किया है एक जैसा ही बना जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है।
क्लियर। तो इस तरीके से आपको चैनल यहाँ पे बनाया गया। ये चैनल है आपका ट्रेपोजाइडल, ओके। तो ये ट्रेपोजाइडल है, ठीक है। इसकी विड्थ जो है ना वो बी है। ये कुछ है नहीं, एक रेक्टेंगल देख लो, दो ट्रायंगल छोटे छोटे हैं, उसको जोड़ दो, ट्रेपोजाइडल बन गया। डेप्थ ऑफ फ्लो वाई माना गया है। ये फ्री सरफेस है, आप वाटर है, ठीक है। चल, उसके बाद में इसके स्लोप के बारे में बात की गई है। इसके स्लोप दे रखे हैं, दैट इज़ ये जो स्लोप है ना, साइड स्लोप, इसको बोलते हैं साइड स्लोप। दिस इज साइड स्लोप। इसको बात की गई एम हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे थीटा एंगल दिया गया है, इसको मैं थोड़ा डॉट डॉट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज दिस, ठीक है। एम हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। अब मैं प्रूव करके दिखा भी दूंगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ये डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है, तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू कितनी, इसको एक्स मानो। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका जो साइड स्लोप है ना, एग्ज़ाम में कल को वो ऐसा भी बना सकता था कि इसका स्लोप अलग कर देता है, इस साइड का स्लोप अलग कर देता, तो दोनों साइड का अभी तो जो स्लोप है वो सेम है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर मान लिया अलग अलग भी दिया है तो आप क्वेश्चन निकाल के आ सकते हो। तो दिस इज एम हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, ठीक है, क्लियर। ये बात समझना चाहिए, एम हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, तो स्मॉल एम हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, दैट्स क्लियर। एक काम करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। ये बात तो आपको क्लियर होगी। तो एक काम करते हैं, मेरे को चाहिए ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से, भाई ये साइड जितना होगा उतना ये होगा। एक काम करो, tan थीटा लगाओ, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में कोई नाम देना चाहो तो दे सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। सपोज दैट अगर मैं इसका नाम दे दूँ, जैसे ट्रायंगल ABC, अगर B तो पहले मान रखा, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको A मान लो, इसको C मान लो, दैट इज़ D मान लो। तो ट्रायंगल ACD में अगर मेरे को tan थीटा लगाना है, tan थीटा, तो क्या लगा सकते हो बोलो। tan थीटा होता क्या है, एक काम कर सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास 1 मिनट वेट, एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हम क्या लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ tan थीटा को क्या लिख सकते हो, डायग्राम में देखो ना, ये थीटा है ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan थीटा आ जाएगा y/x परपेंडिकुलर, या ऐसा कर सकते हैं, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख देते हैं, दैट इज AD डिवाइड बाई दैट इज AC। AD की जगह पे आप y लिख पाओगे और AC की जगह पे x लिख पाओगे, ओके। चल, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे y/x हो गया। अब एक काम करो, यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ, यहाँ पे भी छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओगे तो इसमें tan थीटा क्या निकल के आएगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल है, तो 1 अपान क्या लिखोगे, m लिखोगे। ये क्लियर हो गया। चलो, दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दोनों इक्वेशन को बराबर लिखा जा सकता है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, y/x इजकल टू 1/, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, my के बराबर आ गई। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, my के बराबर आ गई। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि x की जगह पे क्या लिखोगे, my, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू my आ जाएगी और इधर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, my आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से my वैल्यूज़ वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। और कल को मान लिया कि ये स्लोप आपको 1/, मान लिया ये 1/2 है, हो सकता है 1/3 दे दे कल को, तो तरीका वही है, जो भी हॉरिजॉन्टल में है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जो तरीका बताया उसी से करिएगा। तो जो भी हॉरिजॉन्टल में हो बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक वर्टिकल में जाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल में m जाता हूँ, तो फिर आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखनी है उसको m टाइम करना है, जो भी वैल्यू हो। तो हॉरिजॉन्टल में जितने गुना हो उतने गुना आपको डेप्थ के साथ यहाँ पे लिख देना है, ओके। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग हैं
अब तो ये तो कहानी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसके एरिया वगैरह के बारे में सोचते हैं। आप बताओ, अगर ये वैल्यू b है तो इसकी टॉप विड्थ में भी ये पोर्शन भी तो b के बराबर होगा ना, ठीक है, ये b के बराबर होगा। तो एक काम बताओ, मेरे को चाहिए ट्रेपोजाइडल का एरिया, ठीक है, ट्रेपोजाइडल का एरिया चाहिए, तो मैं उसको निकालता हूँ। एक काम करो, बताओ ट्रेपोजाइडल का एरिया कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एरिया ऑफ ट्रेपोजाइडल सेक्शन, ट्रेपोजाइडल सेक्शन का एरिया चाहिए, तो एरिया कैसे निकालोगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2, फार्मूला भी लिख देता हूँ 1/2 समेशन ऑफ, समेशन या सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही फार्मूला होता है, पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो बताओ एरिया अगर आपको लिखना है 1/2 हमने लिखा। इस डेरिवेशन में थोड़ा सा लेंदी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे से लिंक हैं। अगर एक चीज़ समझ जाओगे तो दूसरी आराम से समझ में आ जाएगी। बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा। ये दो भुजाएं हैं, ऐसी साइड्स हैं जो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो एक साइड ये है b + my + my, b + 2my हो गया। तो ये जो ऊपर वाली साइड है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करता हूँ ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ, दैट इज़ b + 2my निकल के आ जाएगा। इसको टॉप विड्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये b + 2my निकल गए। तो एक पैरेलल साइड्स ये हो गई, एक पैरेलल साइड्स ऊपर वाली हो गई, जो कि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो दैट इज़ b + 2my। तो एक काम करो, नीचे वाली साइड को b लिखा गया, ऊपर वाली साइड को लिखा गया b + 2my। क्यों 2my? तो 2my इसलिए आया बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे my है, यहाँ पे भी my है, तो 2 बार ऐड हो गया। चल अच्छा बताओ डेप्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है पूरे चैनल की, ये है डेप्थ y, तो दैट इज़ y। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये b + b 2 हो जाएगा, तो दैट इज़ 2b + 2my इंटू y, और 1/2 तो पहले से चल रहा है, 1/2 कॉमन, 2 कॉमन ले लो, तो ये रिजल्ट आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 2 बाहर ले लो, तो b + my इंटू y। एक काम करते हैं, 2 से ये पहले से था, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया आपका निकल के आ गया b + my। इस चीज़ को आप पढ़ते हो पता कहाँ पे, सर्वे में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, वहाँ पे ट्रेपोजाइडल का जो भी अर्थ वर्क वगैरह निकालना होता है वो यहीं से निकालते हो, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके से ये एरिया का फार्मूला आपका निकल के आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वेटेड पेरीमीटर की। सेकेंड पार्ट है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर कैसे लिखोगे, पेरीमीटर चाहिए वेटेड, तो ये पोर्शन पे वेटेड पेरीमीटर का आ जाएगा, ये वाला पोर्शन वेटेड पेरीमीटर में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन वेटेड पेरीमीटर में आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो निकल के आएगा वेटेड पेरीमीटर का, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं P से, P की वैल्यू बोलो क्या आएगी। इंक्लाइंड साइड 2 आ जाएंगी, देखो एक ये साइड्स आ जाएगी, एक ये साइड आ जाएगी, एक ये बेस आ जाएगा। तो इंक्लाइंड साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो इस पाइथागोरस को मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ, देखो वो कुछ इस तरीके से है ना, ये my है, ये y है, तो इसको नहीं निकाल पाओगे। पाइथागोरस ये 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे 90 है कि नहीं, लगा सकते हो कैसे, स्क्वायर रूट आप निकाल लो, तो ये जो निकल के आएगा, मान लेते हैं ये वैल्यू x है, x क्या मान लो, कुछ भी मान लो, चलो इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, दैट इज़ AC नाम दे देते हैं, दैट इज़ CD नाम है इसका। तो CD की वैल्यू मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ CD। तो m² y² + y², इसका स्क्वायर रूट, y कॉमन ले लो तो y, अंडर रूट बचेगा m² + 1। तो ये CD की वैल्यू इंक्लाइंड है, जो CD ये होगा वही सेम साइड ये भी होगा, ठीक है। तो चलो क्या लिखें हम, y पेरीमीटर इज इक्वल टू y अंडर रूट m² + 1 + b। ये तो ये वाली साइड की बात कर रहे हैं, फिर ये वाली बात आएगी, फिर ये वाली बात आएगी, तो दैट इज़ y अंडर रूट m² + 1। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं थोड़ा चेंज करके, रिप्लेस करके b + 2y अंडर रूट m² + 1, ये निकल के आपका आ। यहाँ तक तो कहानी हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट्स हमको यहाँ पे पता चल गए। नेक्स्ट डील करने वाले हैं, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको रिप्लेस करना है, मिनिमम पेरीमीटर निकालना है।
तो एक काम करो, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, एक तो डेप्थ भी चल रहा है, 3 पैरामीटर हैं, विड्थ है, डेप्थ है और साइड स्लोप भी है। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो एक बार एक काम करते हैं, बी को यहाँ से निकालते हैं। एरिया हमको फॉर गिवन एरिया के लिए कांस्टेंट होता है, तो जो भी ट्रापेजॉइडल है उसका एरिया फिक्स है, जो भी बदलेगा वो डेप्थ बदलेगा और आपका क्या बदल सकता है, पेरीमीटर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं किसकी वैल्यू, दैट इज a/y करते हैं फ्रॉम वन आ जाएगा a/y, y अपान में डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, और ये निकल के आएगा b प्लस my। ठीक, एक काम करते हैं और रिप्लेस करते हैं, क्या निकल के आएगा, कॉमा, दैट इज a/y माइनस my, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, विड्थ की। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ, इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक है, किसकी वैल्यू, b की। तो फ्रॉम टू क्या लिखा जा सकता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू b प्लस 2i अंडर रूट m² प्लस 1। तो ये काम करते हैं, b की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है, a/y माइनस my, ठीक है। तो ये काम करते हैं, इसको पुट करते हैं, तो a/y माइनस my प्लस 2i m² प्लस 1। ये रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है, इसी का यूटिलाइज करेंगे अभी हम अगले अपने रिज़ल्ट में। तो इसको ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपको पता है कि हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं, इसलिए कोई टिपिकल काम नहीं है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट हमको जो प्रूव करना है, व्हेन साइड स्लोप ऑफ चैनल इज फिक्स। मतलब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक तो आपका एम भी, देखो चैनल जब पानी फ्लो करता है ना, तो ये जो साइड होती है ना ट्रापेजॉइडल चैनल की, कैनाल में आपने देखा होगा मिट्टी का कटाव भी होता रहता है ना साइड से, तो ये स्लोप बदलता रहेगा। तो आपको डेराइव करते समय ध्यान रखना है, अभी सिर्फ आप डेप्थ को वेरी करा रहे हो, चैनल के साइड स्लोप को आपको फिक्स रखना पड़ेगा। तो पहला केस इसका निकल के आता है, इसमें कई केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। केस 1, व्हेन साइड स्लोप ऑफ चैनल इज फिक्स, व्हेन साइड स्लोप ऑफ चैनल इज फिक्स्ड, व्हेन साइड स्लोप ऑफ द चैनल इज फिक्स्ड, मतलब आपका जो m है वो फिक्स है, m क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा, फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये कोई बदलेगा नहीं, कि मान लेते हैं कि फिक्स है, इसमें कोई इरोजन नहीं होगा, कोई स्कॉवरिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सिंस, नोट करके लिख देता हूँ यहीं पे, सिंस थीटा इज फिक्स्ड, क्योंकि आपने स्लोप को फिक्स कर दिया, अगर आपने m को फिक्स किया तो tan थीटा भी फिक्स हो गया। सिंस थीटा इज फिक्स्ड, साइन लिख दिया, सिंस थीटा इज फिक्स्ड, थीटा को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। देयरफॉर फुल फ्रीडम टू डिज़ाइन, full freedom to design the channel is restricted. Full freedom to design the channel is restricted. Hence channel will be efficient or economical, only restricted. इस बात को समझ लेते हैं, ये कह रहा है कि व्हेन साइड स्लोप्स ऑफ द चैनल इज फिक्स्ड, अगर आपके जो साइड स्लोप हैं इसके केस को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आपने फिक्स कर दिया। सिंस थीटा इज फिक्स, बिकॉज देखो हो क्या रहा है, अगर आपने m को फिक्स किया, m डिपेंड कर रहा है थीटा, m अगर फिक्स है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, अगर ये फिक्स है तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो थीटा भी नहीं बदलेगा। तो सिंस थीटा इज फिक्स, देयरफॉर द फुल फ्रीडम टू डिजाइन द चैनल इज रिस्ट्रिक्टेड, आपकी जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड है। हैंस चैनल विल बी एफिशिएंट और इकोनॉमिकल ओनली रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, फॉर मिनिमम पेरीमीटर आपको क्या करना चाहिए, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ फॉर मिनिमम पेरीमीटर, क्योंकि मोस्ट इकोनॉमिकल है ना हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर मिनिमम पेरीमीटर dp/dy इज इक्वल टू 0, यही कर सकते हो आप।
तो एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएशन वगैरह खुद से किया करो, अगर मेरा कॉपी करोगे यहाँ से लिख के तो फिर आपको कुछ नहीं सीख पाओगे। कोशिश ये करा करो कि जो भी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हुआ करे खुद से किया करो, ये सब स्टेप अपने तो आपको करना क्या, dp/dy करना। इस इक्वेशन का खुद से आप करो क्या, डिफ्रेंशिएट करो। ध्यान रखना एरिया कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, जो भी वेरी हो रहा है y कर रहा है, तो उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चल तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन मान लेते हैं 3 फ्रॉम 3 इक्वेशन से अगर बात करें तो dp/dy अगर मैं लिखूं इसको dp/dy तो क्या आएगा बोलो, एरिया फिक्स है तो ये आ जाएगा -a/y²। सेम कहानी जैसे अभी रेक्टेंगल में प्रूफ किया था, -a/y², ये निकल के आ जाएगा, ओके। और m तो कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा, -m × 1, -m × y का 1 हो जाएगा, प्लस 2y, 2 × y का 1 हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसको 0 कर दो, =0, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 0 करोगे तो यहाँ से एक माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर लेके आओगे, ये -a/y² प्लस m = माइनस का 2, उधर 0 के बराबर ले गए, m प्लस स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा a + my² = 2y² √ m² + 1। अब इसको आगे फर्दर प्रूफ करना, पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और हर एक बेसिक चीज़ को मैंने कोशिश किया कि आपको समझाया जाए, चाहे वो एरिया निकालने की बात हो, चाहे वो स्लोप निकालने की बात हो। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तब भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा टफ काम नहीं है, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश की है। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को मतलब ये इक्वेशन जो प्रूफ हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपके बहुत यूटिलाइजेशन है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, दैट इज़ यहाँ से रफ कर दूँ। अब नोट डाउन तो आपने कर लिया होगा, एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से, जितना पढ़ाया गया है अभी तक। उसके बागे और थोड़ा सा डेरिवेशन है कुछ। अगर आपको एरिया पेरीमीटर लिखना आ गया तो फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो इस डायग्राम को एक काम करते हैं, डायग्राम पढ़ा रहने दो, इसको रफ करते हैं। एरिया लिखना तो अब आ ही गया होगा आपको। अब आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड। आपके पास एक इक्वेशन है a + my², इसी से बात करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूएशन में करते हैं, जो भी रिजल्ट है उसको आगे ले जाते हैं, ठीक है। वो क्या रिजल्ट है आपके सामने, a + my² = 2y² ब्रैकेट में m² + 1, ये रिजल्ट निकल के आए, ओके। चलो एक काम कर सकते हो, दैट इज़ एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हो, एरिया आपको पता है b + 2 में, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ES IAS सब में आए हुए हैं। ये एरिया आया था b + my, याद करो थोड़ा सा,
अभी कुछ देर पहले ही प्रूफ कराया था। तो ये निकल के आता है बी एम वाई इंटू वाई प्लस एम वाई स्क्वायर, दैट इज़ 2y स्क्वायर, दैट इज़ एम स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर रूट में होगा, इसको स्क्वायर रूट लगाना, ठीक है, दैट इज़ दिस। इस तरीके से आप इसको लिख सकते। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दैट इज़ बी वाई एम वाई स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर 2m वाई स्क्वायर, दैट इज़ 2y स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। एक y कैंसिल आउट भी हो सकता है, y अगर कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस 2my, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अक्सर एग्ज़ाम में मेंस में इस पे क्वेश्चन आता है, दैट इज़ 2y स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिज़ल्ट निकल के आएगा b प्लस 2my डिवाइड बाई 2, इसको इधर लाते हैं, इजकल टू साइड लेंथ y एम स्क्वायर प्लस 1। ये रिज़ल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे बहुत ज़्यादा। अब ये है क्या, इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। बताओ b प्लस 2my है क्या, टॉप विथ है, दैट इज़ टॉप विथ, इसको हम लोग डिनोट करेंगे t के बराबर। तो टॉप विथ की वैल्यू आ गई b प्लस 2my, तो टॉप विथ जो हो जाएगा ना हमारे पास, टॉप विथ दैट इज़ t, और ये बराबर होगा b प्लस 2my के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है टॉप विथ डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू साइड लेंथ, किसके बराबर होगा, साइड। ये रिज़ल्ट अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन IAS में आते हैं उन सब के में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब टॉप विथ बाई 2 याद रखो, इजकल टू साइड लेंथ। साइड लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि अभी आपने निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ y बाहर ले लो एम स्क्वायर प्लस 1, साइड लेंथ वही तो है ये, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। अब हमको जो निकालना है वो चाहिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ चाहिए r, अब निकाल सकते हैं हम लोग हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ध्यान है कि यहाँ पे m कांस्टेंट है, डेप्थ r इजकल टू एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर, ये लिखते हो आप, r इजकल टू क्या लिखते हो, एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर। और एरिया तो आपने अभी लिख रखा है, क्या निकल के आया था, दैट इज़ b प्लस एम वाई इंटू वाई निकल के आया था। और पेरीमीटर को आप क्या लिखते हो, पेरीमीटर आपके सामने लिखा है, दैट इज़ b प्लस आप लिखते थे, दैट इज़ b प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं आपको रिप्लेस करना है ना कुछ। देखिए यहाँ पे क्या टर्म कट नहीं सकते, बट आपको ये पता है कि यहाँ पे एक रिज़ल्ट आपको मिल चुका है। ये रिज़ल्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इस रिज़ल्ट में अगर आप देखोगे, ये रिज़ल्ट आप देखोगे b प्लस 2my अपान 2 इजकल टू दिस लेंथ। अगर मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर होगा, b प्लस 2my के बराबर होगा। मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को किससे, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको b प्लस 2my से। तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस 2my इजकल टू 2y दैट इज़ 2y एम स्क्वायर प्लस 1। ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। एक काम करो, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो दैट इज़ एक काम करते हैं, इसकी जगह पे ये पुट करते हैं, तो दैट इज़ r इजकल टू b प्लस एम वाई इंटू वाई। डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, बट सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये तो आपने लिख ही दिया। अब आप एक काम करो, b की जगह पे b ही रखो, इसकी जगह पे आपने क्या करना है, ये पुट करना है b प्लस 2my। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे b प्लस b 2b हो जाएगा, ये 2my हो जाएगा, 2 कॉमन, तो ऊपर बचेगा m प्लस b प्लस my ब्रैकेट में y। यहाँ पे देखो, एक काम करो, b प्लस b क्या होता है, 2b होता है, और प्लस 2my, 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा b प्लस my बचेगा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो।
ओके तो दिस रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच r इजकल टू y/2। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू भी इन केस आप ट्रेपोजाइडल चैनल भी आपका कितना निकल के आता है, y/2 निकल के आता है। तो थोड़ा इसको तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। y/2 निकल के आता है। यही सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। आपको y/2 दे देगा, y/3 दे देगा, y/4 दे देगा, तो आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट बार डील करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये बात तो यहाँ की हो गई, इसको भी लाइन से खींच देते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये बात तो हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज इस ट्रायंगल में मेरे को डायग्राम में कुछ चीज़ें दिखानी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को रफ करता हूँ या नया डायग्राम बना लेता हूँ। नया डायग्राम बना के ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चल इस डायग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको समझानी है। जैसे सपोज दैट इसमें आपको रेडियस और कुछ एग्ज़ाम में लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, उनको ध्यान देना जरूरी है। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं दैट इज़ ट्रेपोजाइडल बनाता हूं पहले। हो सकता है सेम स्लोप ना बने, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डायग्राम बस क्लियर होना चाहिए कि ट्रेपोजाइडल है कि नहीं है। ये ट्रेपोजाइडल है, ठीक। और क्या क्या दे रखा है, इसको सेंटर मानते हैं, बीच का पॉइंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू b दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये जो स्लोप है ना, ये वही m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, ठीक। चलो ओके, चलो ये बात तो आपको मेंशन कर दिया। और कुछ मेंशन किया है that is related with the हाँ, यहीं पे बात कर लेते हैं। ट्रायंगल को अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। चल कुछ भी मान लो, जो भी मर्जी करे। दैट इज़ इनकी इस वैल्यूज़ को मान लेते हैं, दैट इज़ इसको मान लेते हैं। वहाँ पे जो पैरामीटर माना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हो। सपोज दैट इस पॉइंट को मैंने माना दैट इज़ ए, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने माना दैट इज़ इसके सेंटर से लेकर के दैट इज़ इसको बी माना, और ये पॉइंट को मैंने मान लिया कुछ देर के लिए डी मान लिया समझने के लिए, ठीक है। चल, और ये पॉइंट है आपका ओ, ठीक। ओके, इसको प्रोजेक्ट करता हूँ डॉट डॉट करके, ठीक है। चल, ये एंगल थीटा मैं मान के चल रहा हूँ, थीटा, ठीक। इसमें आपको एक सर्किल को इंस्क्राइब करना, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये नीचे बनाते हैं ताकि आपको एंगल 90 डिग्री मिल जाए। इसको डॉट डॉट यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये एंगल अप्रॉक्सीमेट आपका 90 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। मतलब सेंटर से, इसके सेंटर से डायग्राम थोड़ा लेंदी हो गया तो हो सकता है देखने में दिक्कत आए। तो यहाँ से इसके सेंटर से एक 90 डिग्री हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। थोड़ा सा मतलब आपका डायग्राम ज़्यादा स्लोपी मैंने बना दिया है। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन ये थोड़ा सा एंगल ध्यान रखिएगा, ये आपस में क्या है 90 डिग्री पे, कितने पे 90 डिग्री पे, ओके। चल, अगर ये 90 डिग्री पे है तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, ठीक है। और बाकी स्लोप आपको दे रखा है, यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। दैट इज़ ये एंगल भी क्या है, थीटा है, ठीक है। ये भी आपको थीटा दे रखा है। ये डेप्थ जो है ना, ये पहले से जो वाई माना था ये वाई हो जाएगा, ये आपकी एम वाई आ जाएगी, ये तो आपने प्रूफ ही कर रखा है, ठीक है। चल, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। फ्रॉम ट्रायंगल, अब एक ट्रायंगल ये ओ हो गया, इसको मानते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी डी, ये बी माना था आपने। फ्रॉम ट्रायंगल ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी डी या ए सी डी से बात करते हैं। ए दैट इज सी, इसको सी को माना है यहाँ पे, दैट इज हाँ सी यहाँ पे माना है, दैट इज सी। अब ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं साइन थीटा को। आप देख सकते हो आपके सामने है ट्रायंगल ए सी डी, क्या आ जाएगा बताओ। ट्रायंगल ए सी डी में साइन थीटा की वैल्यू चाहिए आपको। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया ना। तो साइन थीटा आप अप्लाई कर सकते हो, क्या निकल के आएगा साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AC
दैट इज AC डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा AD, ये वाला। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज, और बाकी जो पैरामीटर आपको दिया AC की वैल्यू y है तो ये y अपान AD हो जाएगा। कुछ बातें प्रूव करनी है जिसके लिए हम इसको डेरिवेशन को कर रहे हैं। फिर ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल OAB, आपके पास ट्रायंगल कहाँ पे है, OAB एक ट्रायंगल है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं साइन थीटा या टैन थीटा जो भी लगा सकते हो। तो साइन थीटा हम अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा पता हो, साइन थीटा इसमें लगाओ, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है ना, ये बेस हो जाएगा। तो आप अप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर OB और हाइपोटेनियस OA, तो दैट इज OB अपान OA, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करने वाले हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे निकल के सारी वैल्यूज आती हैं। एक काम करो, दोनों साइन थीटा को बराबर कर सकते हो, ठीक है। एक बार इस ट्रायंगल में लगाना है और एक बार इस वाले ट्रायंगल में लगाना है। अब दोनों साइन थीटा बराबर कर सकते हो कैसे, दोनों को फ्रॉम 1 और 2 मान लेना, या AB मान लो इसको AB, फ्रॉम A एंड B क्या लिखा जा सकता है, y अपान AD इजकल टू OB अपान OA, ये लिख सकते हो। चल, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो y आपको क्लियर ही है, AD की वैल्यू क्या निकल के आएगी, AD तो निकाल ही सकते हो, ये स्लोपी साइड है, स्लोप साइड की वैल्यू आपके सामने है, तो AD मैं ऊपर लिख देता हूँ, AD इजकल टू y स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो एक काम करते हैं, इसको पुटअप करते हैं, y अपान AD की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दैट इज y दैट इज m स्क्वायर प्लस 1। और OB डायग्राम में कुछ दिया है क्या, OB तो आपको निकालना है, OB की वैल्यू प्रूफ ही करना है कि किसके बराबर आएगी। यही मेन तो मुद्दा है यहाँ पे, कि अगर ये OB रेडियस के बराबर आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। अगर रेडियस हो जाएगा तो हम लोग इसमें एक सर्किल रख सकते हैं जो कि यहाँ पे टच करते हुए जाएगा मिनिमम पेरीमीटर का। तो एक काम करते हैं, OB OA देखो क्या है, डायग्राम में कहीं पे कुछ दिया है, OA की वैल्यू इसने दे रखी है, हाँ दे रखी है टॉप विथ बाई 2, OA की वैल्यू है टॉप विथ बाई 2, यही तो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, टॉप विथ डिवाइड बाई 2, ये है, देख सकते हो कैसे। देखो ये टोटल विथ यहाँ से लेकर के ये कितनी हो जाएगी, टॉप विथ हो जाएगी, उसका आधा कर दो तो हाफ हो जाएगा। तो OA की वैल्यू जो निकल के आएगी वो बराबर होगी किसके, टॉप विथ बाई 2। ये काम करते हैं, यहाँ पे जो भी है y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टॉप विथ बाई 2, कुछ रिजल्ट तो आपके पास है ना, दैट इज प्रूफ करना है टॉप विथ बाई 2, टॉप विथ बाई 2 इजकल टू y स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज इसकी जगह पे इसने मेंशन किया ना, हाँ चलो पुट करते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं। टॉप विथ की वैल्यू आपके पास है, ये दी आ जाएगी y स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 दैट इज टॉप विथ बाई 2, दैट इज y स्क्वायर बाई समथिंग। तो इसको डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट कर दिया, 2 नहीं आएगा, और डिवाइड बाई आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा OB के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो OB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, y को। यही प्रूफ करना था आपको, ये प्रूफ करना था कि OB की वैल्यू जो है ना, जो OB है ये किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर। तो ये रिजल्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो OB जो है ना, ये आपका निकल के आ गया किसके बराबर, ये निकल के आ गया डेप्थ ऑफ, जो भी निकल के आया डेप्थ ऑफ चैनल के बराबर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके मेंशन कर देता हूँ मैं, नोट पॉइंट करके, यहाँ पे स्पेस है मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। बाय कंसिडरिंग O इज़ द सेंटर, यहाँ पे कुछ बातें हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या है ना कि जो भी मिनिमम पेरीमीटर निकालते हैं उसके लिए रेडियस निकालना ज़रूरी है। उससे ये पता हो जाता है कि एक अगर हम सर्कल को स्क्राइब करते हैं, सेमी सर्कल कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे उसका मिनिमम पेरीमीटर कैसे निकल के आएगा, उस बात को समझते हैं। तो नोट पॉइंट में कह रहा है बाय कंसिडरिंग O इज़ द, O ये है सेंटर, O इज़ द सेंटर, O इज़ द सेंटर, O इज़ द सेंटर, O क्या है, सेंटर है, एंड Y इज़ द रेडियस, एंड Y इज़ द रेडियस, Y क्या है, रेडियस है। If a circle is drawn,
सर्किल खींचा जाए, ड्रॉन, इट टचेस बॉटम, इट टचेस बॉटम, बॉटम को टच करेगा मतलब यहाँ पे टच करेगा बॉटम, एंड साइड्स ऑफ द चैनल, एंड साइड्स ऑफ द चैनल, साइड्स ऑफ द चैनल, ओके, साइड्स ऑफ द चैनल टेंजेंशियली, 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 ठीक है। दैट इज अ सेमी सर्कल कैन बी इंस्क्राइब, दैट इज अ सेमी सर्कल, a semicircle can be inscribe, inscribe, inscribe का मतलब उसके अंदर आ सकता है, inscribe on a trapezoidal channel, on a trapezoidal channel। तो ये बात सारी निकल के आपकी आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, बस आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस ध्यान क्या रखना है, दो ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल बनेगा। आपको इनके ट्रायंगल के बारे में जानकारी अच्छी खासी थी, बट आपको ये नहीं पता था कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो इसमें डायग्राम भी बना देते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि आपका यहीं पे दिखा देते हैं, ये बनाओगे ना, सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया इधर, इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। टच करता रहेगा, बॉटम को टच करेगा, यहाँ पे साइड में टच करेगा, यहाँ पे वही बातें लिखिए। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी कि बाई कंसिडरिंग ओ इज़ द सेंटर, ये सेंटर मान के इसकी रेडियस मिल जाएगी, एंड y इज़ द रेडियस, ये y जो है इसकी रेडियस है, y इज़ द रेडियस, एंड अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, टच किसको करेगा, साइड को देखो कर रहा है, बॉटम को कर रहा है, साइड को कर रहा है, ठीक है। तो सेमी सर्कल हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर इसी के डेरिवेशन के कुछ और बातें करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बात करते हैं। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें एक साथ हो गई। अब केस 2 लेते हैं। ये तो तब था जब हमारा क्या था, स्लोप आपका फिक्स था। अब स्लोप वेरी कराना है, एंगल पता कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एरिया निकालना पता चल गया होगा, सारी बातें तो क्लियर ही हो गई होंगी, ठीक है। कुछ बातें सीखने को यहाँ पे बहुत सारी मिल रही हमको हैं। अब मान लिया बॉटम, आपका जो बॉटम स्लोप है ना, सॉरी जो साइड स्लोप है वो वेरी कर जाए, तब क्या दिक्कत आएगी, तब क्या डेरिवेशन में चेंज आएगा, उसको देख लेते हैं। देखिए आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो टॉप विथ बाई 2 इक्वल टू साइड लेंथ था। उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा वही यूज होगा। बाकी आपको R इक्वल टू वाई बाई 2 याद रखना है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रेपेजॉइडल चैनल में जब दोनों साइड का स्लोप समान होगा तभी जाके प्रूफ होगा। अगर एक साइड में m 1/m है, एक साइड में 1/n है, तो नहीं प्रूफ कर पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में गलती हो जाती है कभी कभी। उसके लिए आपको प्रॉपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आप प्रूफ कर पाओगे। उसके लिए आपको बेसिक फंडे पे जाना पड़ेगा, एरिया अलग से लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर अलग से लिखना पड़ेगा, फिर जाके आपको dp/dy करना पड़ेगा। तो बेसिक फंडा अगर आपका क्लियर है तो फिर क्वेश्चन कुछ भी वो बनाए आप करके चले आओगे। आगे बात करते हैं। चल,
आगे की कहानी डील करते हैं। व्हेन द केस टू है, देखिए इसमें से एग्जाम में आपका कोई केस एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरे में इंपॉर्टेंट का इसलिए पढ़ाना ये ज़रूरी है कि कुछ एंगल निकल के आता है, तो उस एंगल के बारे में बात करना है। केस टू, ठीक है, मार्कर चेंज करते हैं, दैट इज़ केस 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दिस इज़ केस 2। केस 2 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। चलो अच्छे से प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो लोग जिस बैच में कर चुके हैं, जिनका ऑफलाइन में हो गया था, वो नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर देख भी लेंगे लेक्चर को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो नोट्स ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। व्हेन साइड स्लोप वेरीज, when side slopes varies or not fixed, ये वेरी करेंगे, not fixed, उसमें फिक्स कर रखा था पहले केस में। to find out the bed side slope, to find out the best side slope, to find out the best, कौन सा सबसे अच्छा स्लोप रहेगा ट्रेपोजॉइडल के केस में, साइड स्लोप ऑफ द चैनल, ठीक है। चल दूसरी बात है, यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर की इक्वेशन है, P = A/y my प्लस दैट इज 2i, वही इक्वेशन है बेसिक पहले से जो आप लिखते आ रहे हो, ठीक। अब ध्यान रखने वाली बात है, फॉर बेस्ट साइड स्लोप, आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो वेरी कराओगे वो m कराओगे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट। dp/dm = 0। अब m वेरी करा रहे हैं, चलो m का डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पे डेराइव करते हैं। A/y ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होने वाला। एरिया फिक्स रहता है फॉर अ गिवन एरिया इज द फिक्स, तो एक काम करते हैं, जो वेरी करेगा ये तो 0 हो जाएगा, तो dp/dm अगर करोगे इसकी वैल्यू 0 माइनस m × y है, m का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है कि dy/dx ऑफ x करते थे 1 आता था, वैसे dp/dm करोगे तो m की वैल्यू 1, दैट इज़ 1 × y प्लस 2 × y, ये तो कांस्टेंट रहेगा। और आपको ध्यान रखना है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 मतलब रूट x का डेरिवेशन होता था 1/√1 + m²। ये कोई भी स्क्वायर रूट का कोई भी डिफरेंशिएशन करना हो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको रूट x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2√x होता है। सॉल्व कर लेना कैसे, सपोज दैट कि y बराबर x⁴1/2 है, तो इसका कर सकते हो dy/dx nx⁴1/2, 1/2 x⁴1 दैट इज nx 1/2 - 1, तो आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 x⁻−1/2, ये नीचे लाओगे तो 1/2 आ जाएगा x⁻1/2। रूट x को मतलब पावर स्क्वायर रूट को ही 1/2 बोलते हैं, ठीक है। चल ये तो आ जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 + m² भी है, 1 का हो जाएगा 0 और m² का हो जाएगा 2m = 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। देखो ये क्या है, -y है, दैट इज़ -y, तो -y है, ये से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस दैट इज़ y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज़ 1 + m² है और दैट इज़ 2m है, ठीक है। चल इस तरीके से रिजल्ट्स आ गए। एक काम करते हैं, दोनों को रिप्लेस करते हैं, इधर लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, तो y = और दिस इज़ द 1 + m² = दैट इज़ निकल के आएगा 2my। स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये y² दैट इज़ 1 + m² आ जाएगा = 4m² y²। देखो ये स्क्वायर जब करोगे तो y², एक काम करते हैं y² से y² कैंसिल आउट हो सकता है, तो इस y² से y² कैंसिल, इधर ले जाओगे तो 1 + m² बिल्कुल 4m², या इसको लिख सकते हो 1 = 3m², ठीक है। चलो यहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं, तो 3m² = 1, तो m दैट इज़ ±1/√3, ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 + ±√3,
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल इससे, और आपने पढ़ भी तो रखा था tan थीटा होता क्या था, tan थीटा इजकल टू 1/m पढ़ रखा था। चलो पुट करते हैं, तो tan थीटा इजकल टू 1 प्लस में लेके चल रहे हैं पहले 1/√3, तो ये √3 आ जाएगा। तो tan थीटा इजकल टू क्या आएगा, √3। बताओ tan किसकी वैल्यू होती है, ये दैट इज़ tan थीटा इजकल टू tan 60 लिखते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू कितने आती है, tan 60 डिग्री पे आपका √3 निकल के आता है, तो थीटा इज़ हाउ मच, दैट इज़ 60 डिग्री। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से वो कितना चैनल एंगल बनाएगा, दैट इज़ 60 डिग्री। तो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो निकल के आ गया। अब सारे पैरामीटर को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर आते हैं, जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर उनको एक साथ मेंशन करता हूँ। हेडिंग डालो ज्योमेट्रिक पैरामीटर। एक साथ लिखने से फ़ायदा ये रहता है कि याद करना आसान होता है। ज्योमेट्रिक पैरामीटर, पैरामीटर्स, आ जाओ एक एक पैरामीटर्स पे। तो एंगल ध्यान रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल से कितना है, 60 डिग्री है, वर्टिकल से 30 डिग्री आएगा, ठीक। तो ज्योमेट्रिक पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है, टॉप विथ डिवाइड बाई 2, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है b + 2my डिवाइड बाई 2 इजकल टू साइड लेंथ y √1 + m²। ये याद रख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कह सकें उतना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था r = y/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ऑब्जेक्टिव सीधे मिलेगा आपको। तीसरा रिजल्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है, अ सेमी सर्कल शुड बी इंस्क्राइब ऑन द ट्रेपोजोइडल सेक्शन। अ सेमी सर्कल should be inscribed on trapezoidal section, एक और रिजल्ट निकल के आता है, फोर्थ वन इस अभी प्रूव किया, m = 1/√3। हम लोग प्लस की वैल्यू को कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल जो रिजल्ट रहता है वो पॉजिटिव रहता है। ऐसा नहीं चैनल को बहुत ज़्यादा 120 पे कर देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें प्रूफ करते हैं। अब हमको m की वैल्यू भी मिल गई और ये भी रिजल्ट मिल गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ से प्रूफ करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम b + 2my डिवाइड बाई 2। एक्चुअली यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकल के आएगा विथ और डेप्थ के अंतर्गत, उसको देख लेते हैं। तो b + 2my इजकल टू साइड y 1 + m²। आपके सामने m की वैल्यू रखी हुई है, पुट करते हैं। तो एक काम करते हैं, दैट इज़ ब्रैकेट में लिखते हैं b = b + 2, m की वैल्यू आपके सामने है, तो ये हो जाएगा y/√3। m की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, क्या, दैट इज़ 1/√3, और 2 इधर साइड में मल्टीप्लाई किया, 2y हो गया, और ब्रैकेट में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा क्या, दिस इज़ द b + 2y डिवाइड बाई √3 इजकल टू, ये 2 है पहले से, इसको 1/√3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 + 1 करोगे 4 आएगा, 4 का रूट निकालोगे 2 आएगा। तो दिस इज़ द, एक तो 2y पहले से है और ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 सॉल्व करने पे, तो ये हो जाएगा, रिजल्ट निकल के आएगा 4y/√3, ठीक है। तो b की जो वैल्यू निकल के आएगी, 4 में से 2 गएगा, कितना आएगा, तो 4y/√3 माइनस 2y/√3, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा 2y/√3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि अगला रिजल्ट आ गया जो भी है अपना, फिफ्थ रिजल्ट निकल के आया b = 2y/√3, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, क्लियर। लेंथ ऑन साइड स्लोप निकाल लेते हैं। पहले आप इतना नोट करो, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन था, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, लिंक है चीज़ें, आप सब नहीं याद कर सकते कि ये याद ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना, 3 याद कर लोगे, बाकी तो प्रूफ कर सकते हो क्योंकि आपको ये पहले से पता होगा। जब ये पता होगा तो आप डिराइव भी कर लोगे वहीं पर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, लेकिन पहले आप नोट डाउन कर लें। अब हम लोग जो है ना और सारे पैरामीटर यहीं पे साथ में प्रूफ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक पैरामीटर में रेडियस मिल गया, उसको रफ करते हैं।
आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास टॉप बिट चाहिए। टॉप बिट है कि आपके पास अगला रिजल्ट जो है ना, दैट इज 6 नंबर टॉप बिट। टॉप बिट हमारे पास जो था t = b + 2my था। क्या था? 2my। आप बताओ आपके पास बिट जो था निकल के आया था, इसको यहीं पे लिखते हैं नीचे। b की वैल्यू आपने अभी प्रूफ की 2i/√3, ये प्रूफ किया ना, +2। m की वैल्यू आपके पास है क्या? 1/√3। इसको पुटअप करो इंटू y। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 4y/ क्या निकल के आ जाएगा? √3 इंटू y तो आपने लिख ही लिया। तो ये हो जाएगा आपका टॉप बिट। आगे बढ़ते हैं। टॉप बिट के साथ में हम निकालते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट आएगा 7th एरिया। एरिया आपके पास है b + my इंटू y। b की वैल्यू आप निकाल चुके हो क्या? b की वैल्यू आपके सामने है 2i/√3 प्लस m की वैल्यू आपके पास है 1/√3 इंटू y। ये आप प्रूव कर सकते हो इंटू y। सॉल्व करोगे √3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, दैट इज़ 3y/√3 इंटू y। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रूट से एक रूट, तो ये √3y² आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका डायरेक्टली एरिया याद रखना है कि कितना आता है? √3y²। तो इस तरीके से भी रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेंथ ऑफ साइड, जो साइड लेंथ की बात करें, 8वां रिजल्ट है साइड लेंथ। साइड लेंथ आपके पास क्या आया था? y² √ 1 + m²। चलो बोलो m की वैल्यू कितनी है? 1 + 1/√3 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो ये भी रिजल्ट जब सॉल्व करोगे तो 2y/√3 आ जाएगा। 2y/√3। ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो ये भी हमको पता चल गया। लेंथ ऑफ वन साइड लेंथ, तो लेंथ ऑफ साइड लेंथ ऑफ 1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन साइड लेंथ लिख देते हैं। ठीक है, वन साइड लेंथ, एक साइड की बात कर रहे हैं। ओके, चल अब एक काम करते हैं, ट्रापेजोइडल चैनल बनाते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टी निकल के आती हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दैट इज़, अगर हमें ट्रापेजोइडल बनाए तो एक हेक्सागन बन के आएगा। अब ये कैसे हेक्सागन प्रूफ करोगे तभी पर समझ में आ जाएगा। देखो आपके सामने मैंने कुछ देर पहले आपको एंगल निकलवाया, तो आपको पता है ना ये बेस से एंगल 60 डिग्री था, और हेक्सागन में भी एंगल जो होता है वो 60 डिग्री ही होता है। कितना होता है? 60 डिग्री ही होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। हेक्सागनल का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ये तो 3 साइड्स हो गई। ये साइड्स देखो, ये लेंथ अभी प्रूफ किया। b की वैल्यू कितनी लाए थे आप? 2y/√3 लेके आए थे आप। उसके बाद में फिर मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो साइड लेंथ है ये भी वैल्यू जो आती है, अभी देखो प्रूफ किया, दैट इज 2y/। अगर कोई एक रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी साइड्स हमेशा क्या होंगी? बराबर होंगी। सारी साइड्स बराबर होंगी। तो ऐसे आप ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम उतना एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, एक तरीके का आपका हेक्सागन बन जाएगा। हेक्सागन जानते हो, जिसकी 6 साइड्स हों, आपस में सारी बराबर हों, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर हो, और सबका एंगल जो है ना हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? 60 डिग्री। इसका भी 60 होगा, इसका भी 60 होगा, सबका निकल के आ जाएगा। अगर इसमें अगर मैं कोई सर्कल को रखूँ तो वो सबको टच करना चाहिए, इसको भी टच करना चाहिए, इसको भी टच करना चाहिए। दूसरे कलर से बनाता हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन था, लेकिन यहाँ के जो रिजल्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो अगर मैं एक यहाँ पे सर्किल बनाता हूँ, डॉट डॉट करके से दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये एक आपका सर्किल बनेगा जो को साइड को टच करेगा। ये बॉटम को टच किया, फिर साइड को टच किया। ठीक है, फिर से साइड को टच किया, फिर बॉटम को टच करेगा। ये इस तरीके से, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सारी साइड बराबर हो। तो ये भी जो साइड होगी ना, ये भी 2y/√3 निकल के आएगी। ये भी जो साइड निकल के आएगी ना, ये भी 2y/√3 निकल के आएगी। सारी साइड लगभग बराबर ही होंगी, लगभग नहीं एग्जैक्ट बराबर होंगी। सॉरी, वो गलती से बोल दिया। ये एंगल 60 डिग्री बना देना, ये भी आपके 2y/। और रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दैट इज़ 2y/√3। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है,
और वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई भी आपको, सारा प्रूफ किया। देखो ये भी टॉप विड्थ बता दिया, ये भी बता दिया, ये साइड लेंथ भी बता दिया, तो ये सारे रिजल्ट्स आपके प्रूफ हो गए। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे लिखाना है। चलो, इसकी डेप्थ तो आपको पता है, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये डेप्थ हो जाएगी इसकी वाई। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्या निकल के आता है? मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल चैनल हाफ ऑफ द हेक्सागन। तो मोस्ट इफिशिएंट या मोस्ट इफिशिएंट स्लैश मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल चैनल is half of hexagon, हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन लिख दो। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मतलब पता होता है सारे एंगल बराबर होना, ये एंगल सारे 60 डिग्री होंगे, उनकी सारी साइड्स भी बराबर होंगी, तो उसे बोला जाता है रेगुलर हेक्सागन। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। एक बार चेक कर लेते हैं कोई चीज़ ऐसी छूटी हो जिसके बारे में अभी हमको डराइव करना। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपके सामने पेरीमीटर लिखना भूल गया हूँ, तो पेरीमीटर भी यहीं पे लिख सकते हैं। क्या पेरीमीटर आपके सामने लिखना चाहोगे तो पेरीमीटर आएगा b + 2i दैट इज़ 1 + m²। ठीक, b की वैल्यू आपके सामने है क्या? ये है आपके 2i डिवाइड बाई √3। प्रूव कर सकते हो सारी चीज़ें आप, 2i, और ये रिजल्ट जब प्रूव करोगे ना 1 + स्क्वायर, तो 2 है, इसको सॉल्व करोगे 2 फिर आएगा, 2 × 4 हो जाएगा और 6 आएगा, तो 6y अपान निकल के आ जाएगा √3। तो ये पेरीमीटर हो जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर पता चल गया। अब इसको रफ कर रहा हूँ, ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। अब मैं लिख देता हूँ आपके सामने, क्या पेरीमीटर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और फ्रॉड नंबर लिखना है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ मेंशन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो ये जो भी पैरामीटर हो नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना, वो 7वां था, वो 8वां था, ये 9 नंबर हो जाएगा, दैट इज़ IX। और फिर नेक्स्ट है 10 नंबर। तो 10 नंबर पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दैट इज़ LC, एरिया अपान टॉप विड्थ। एरिया आपने निकाल रखा है √3 × y², और टॉप विड्थ भी आप निकाल चुके हो। टॉप विड्थ क्या प्रूफ किए हो? 4y अपान √3। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3y अपान 4, ये निकल के आ जाएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का है, जिसमें हम लोग बात करते हैं फ्रॉड नंबर, 11 नंबर। फ्रॉड नंबर होता है वेलोसिटी अपान g × LC होता है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपने निकाल रखी, वेलोसिटी को लिख सकते हो डिस्चार्ज अपान एरिया, ओके, g × LC, LC की जगह 3y/4 लिख सकते हो आप, इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। और जहाँ पे एरिया था वहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, √3 × y²। तो इस तरीके से अपना लेक्चर हमारा यहाँ पे आज का कंप्लीट हो गया। लगभग सारी चीज़ें हमने बात कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे तो सारे पैरामीटर हमने क्लियर कर लिए। मतलब यहाँ पे जो एरिया रहेगा वो आपको लिखना क्या है, या इसको फर्दर मैं लिख देता हूँ, Q अपान √3 × y² डिवाइड बाई g × 3/4 × y। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानते हो क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे जो ट्रायंगुलर सेक्शन होगा उसको प्रूफ करेंगे और सर्कुलर को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।